अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 13th वीडियो लेक्चर है कैलकुलस का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि डेरिवेटिव हम कैसे कहते किसे हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या चीज़ होती है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या फ़र्क होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, और कहाँ पर हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर आप लाजमी देखिएगा, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था डेरिवेटिव का, ठीक है। सो आज हम डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल वे में हम डेरिवेटिव को कैसे जानते हैं, ठीक है। और वैसे डेरिवेटिव की अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो लास्ट में जैसे हम डेरिवेटिव्स के मेथड को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में इंटरप्रिटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके अलावा डेरिवेटिव का एक बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऐसा करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव की 3 डेफिनेशन होती है। पहली 2 डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स represents the rate of change of function with respect to independent variable। किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से अगर हम चेंज फाइंड करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव शोज द रेट ऑफ चेंज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। एवरेज एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड डेफिनेशन जो आज हम इस पे ही फोकस रहेंगे कि डेरिवेटिव मेजर्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। जब भी आपको कोई भी किसी भी कर्व पर एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के अलोंग टेंजेंट लाइन का जो स्लोप बनता है ना, उस स्लोप को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव शोज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। सपोज करें मैंने एक कर्व लिया, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक कर्व लिया इस तरीके से। ओके, अगर मैं यहाँ पर इस कर्व पर एक कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूँ और इस पॉइंट के अलोंग में एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा ना, ये स्लोप, इस स्लोप को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। सो आज हम इस स्लोप को ही डिस्कस करने वाले हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, एक होती है सीकेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और स्लोप हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हम बात करें सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन की, तो आप ऐसे समझ लें ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। सीकेंट लाइन हम किसे कहते हैं कि लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द कर्व एट मिनिमम 2 पॉइंट। ऐसी लाइन जो कर्व पर मिनिमम 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को या उस लाइन सेगमेंट को या उस लाइन को आप कह लें कि हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। सपोज करें ये कर्व है आपके पास, ओके, ये कर्व है। अगर इस कर्व में हम किसी भी 2 पॉइंट से अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइन क्या कहलाती है, दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन, ठीक है। तो सीकेंट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। और क्योंकि सीकेंट एक लैटिन वर्ड है, तो इसका मकसद ये होता है कट, ठीक है। मतलब ऐसी लाइन जो किसी कर्व को कट करके जाए, इंटरसेक्ट करके जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। उसके बाद टेंजेंट लाइन की अगर हम बात करें तो अगेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट टचेस द कर्व ओनली एंड ओनली वन गिवन पॉइंट। किसी भी एक गिवन पॉइंट पर अगर टच करके जाए, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन। जो कर्व की किसी भी एक पॉइंट पर टच करके चली जाए, ना कि इंटरसेक्ट करे, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब देखें टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन का एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, इसको हम डेरिवेटिव यानी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैसे यूज करते हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखें, ये एक मैंने ग्राफ लिया है कि ये एक ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, y = f of x का, ये क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट ली P, ठीक है, और वो पॉइंट किसी भी x एक्सिस पर x पॉइंट पर है और y एक्सिस पर f of x है, ठीक है। जाहिर सी बात है x में जब f of x में हम x पॉइंट पुट करें तो हम क्या मिलता है, f of x मिलता है। तो f of x ये है पॉइंट और ये x एक पॉइंट है। फिर उसी कर्व पे मैंने q पॉइंट लिया जिसके रिगार्डिंग x + h पॉइंट है। इस x में ये h हमने ऐड किया, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, x + h, और इसके अकॉर्डिंग q के अकॉर्डिंग आपका y पॉइंट है f of x + h, ठीक है। अब देखें, ये अगेन आपको एक कर्व गिवन है। इस कर्व पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट PQ, अगर मैं इस PQ लाइन की बात करूं तो ये PQ लाइन जो है ना, ये आपकी एक सीकेंट लाइन है। सीकेंट लाइन क्यों है, क्योंकि इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर कट करके जा रही है, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन। ये एक सीकेंट लाइन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सपोज करें कि इस सीकेंट लाइन में ये h का डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं इस Q पॉइंट को बिल्कुल थोड़ा करीब लेकर जाऊं, तो देखें, अगर मैं इस Q पॉइंट को थोड़ा एनालाइज करिएगा, अगर मैं इस Q पॉइंट को यहां पर लेकर आऊं तो ये h डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये कुछ पॉइंट, ये जो लाइन है ना, कुछ यूं बनेगी इस तरीके से। ओके, नोट करिएगा। फिर अगेन अगर मैं इस पॉइंट को और करीब लाऊंगा तो ये अगेन h का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये अगेन ये पॉइंट कुछ यूं शो होगी,
ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को और करीब लाऊं उस तरीके से मैं इस क्यू पॉइंट को करीब लेके अगर मैं इस पी पॉइंट से बिल्कुल वेरी क्लोज कर दूं, सो ये एच विल अप्रोचेस टू जीरो। एच किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। जैसे मैं इस क्यू पॉइंट को क्लोज करूंगा पी पॉइंट की तरफ, क्या करूंगा? क्लोज करूंगा पी पॉइंट की तरफ, सो ये एच की वैल्यू जो है ना ये अप्रोच करेगी जीरो को। तो देखें जब हम इस सीकेंट लाइन भी किसी भी एक पॉइंट, जरूरी नहीं हम क्यू को ही लेकर आए, हम पी को भी लेकर आ सकते हैं। अगर मैं इस क्यू का ये जो डिस्टेंस है एच को अगर मैं बिल्कुल कम करता जाऊं, जीरो के अप्रोच करूं, तो ये सीकेंट लाइन जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? टेंजेंट लाइन में। ये देखें कुछ यूं शो होगी इस तरीके से। देखें ये आपका कर्व कुछ यूं गिवन है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्यू पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को और करीब लाऊं इस तरीके से, अगर मैं इस पी पॉइंट के बिल्कुल क्लोज लाऊं, तो ये जो दो पॉइंट्स थी ना ये बिल्कुल एक पॉइंट शो होगी और ये कुछ लाइन आपकी यूं शो हो जाएगी इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? तो फिर ये एक सीकेंट लाइन नहीं रहेगी, ये फिर एक क्या बन जाएगी? एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। इट मींस अगर सीकेंट लाइन में इस एच को अगर हम अप्रोच करेंगे जीरो को, अगर इसकी लिमिट को हम अप्रोच करते हैं जीरो की तरफ, तो ये फिर सीकेंट लाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट लाइन। तो फिर ये क्या बनेगी? टेंजेंट लाइन। और हमें पता है जब हम किसी भी दो पॉइंट्स, अगर हम दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम उनका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, जो हमने क्लास इंटर में पढ़ा है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ f of x एट पॉइंट p। अगर हम इस p पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहें, टू फाइंड स्लोप वी नीड 2 पॉइंट्स। हमें स्लोप फाइंड करनी है, अगेन 2 पॉइंट्स गिवन होंगी, तो इस वजह से मैंने p और q पॉइंट दोनों 2 पॉइंट्स ली, ठीक है। एज एच अप्रोच टू जीरो, जो मैंने आपको बताया, अगर इस एच को हम अप्रोच करेंगे जीरो की तरफ, वी गेट अ क्लोज टू पी। हम इस p के क्लोज जाएंगे। जैसे हम इस क्यू पॉइंट को मैं करीब करता जाऊं पी की तरफ, सो एच अप्रोच करेगा जीरो को, एच का डिस्टेंस बिल्कुल कम होता जाएगा और ये क्यू पॉइंट एग्जैक्टली क्लोज हो जाएगी इस पी पॉइंट की तरफ। तो मैंने वही लिखा है, वी गेट क्लोजर टू पी पॉइंट, इट विल बिकम टेंजेंट लाइन। फिर ये सीकेंट लाइन नहीं बनेगी, ये फिर एक क्या बनेगी? टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और पी क्यू जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन कहते हैं। और हमें पता है सीकेंट लाइन का जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि m इज इक्वल टू, हम क्लास इंटर में पढ़ते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 f of x प्लस h, y1 f of x है, तो मैंने लिखा f of x प्लस h माइनस f of x, यानी y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। x2 क्या है? x प्लस h, x1 क्या है? x, तो मैंने वही लिखा x2 यानी x प्लस h माइनस x, तो x में कट गया तो नीचे क्या बच गया? सिर्फ x। तो मतलब ऊपर हुआ f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइड बाय h। तो ये होगा आपका स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे? इस h की लिमिट को अप्रोच करेंगे जीरो की तरफ, तो मैंने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है इसको ही हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव इसको ही मेजर करता है। तो मैंने वही लिखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड डेरिवेटिव, यानी f प्राइम ऑफ x। इसको हम क्या लिखते हैं? f प्राइम ऑफ x, ओके, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो f प्राइम ऑफ x इज द लिमिट ऑफ सीकेंट लाइन। मतलब अगर हम सीकेंट लाइन की लिमिट फाइंड करें एज h अप्रोचेस टू जीरो, तो सीकेंट लाइन विल बिकम अ टेंजेंट लाइन, वो एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो मैंने वही लिखा f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोच टू जीरो। इस h को अप्रोच करेंगे जीरो की तरफ, जैसे इस h को अप्रोच करेंगे जीरो की तरफ, तो ये सीकेंट लाइन एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो मैंने वही लिखा कि जब h अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, तो f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइड बाय h विल बी इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, विच इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, विच इज नथिंग बट डेरिवेटिव, जो एक डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला बनेगा। और यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं, हम क्लास इंटर में पढ़ते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज एबनिशो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसकी डेरिवेटिव, इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी कभी ऐसा होता है इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करो बाय एबनिशो मेथड। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज एबनिशो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। तो मैंने वही लिखा है, दिस फॉर्मूला फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ f of x कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, एबनिशो मेथड और बाय डेफिनेशन। ओके, अब देखिए जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। उसी तरीके से अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें ना किसी x इक्वल्स टू a पॉइंट पर, तो हम क्या चेक करेंगे कि उस a पॉइंट की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने वही लिखा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट यानी r प्राइम ऑफ जीरो लिमिट h अप्रोच टू जीरो, f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट, जीरो प्लस का मकसद है राइट हैंड लिमिट, जैसे हमने लिमिट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शुड बी इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट f प्राइम ऑफ जीरो लिमिट h अप्रोच टू जीरो माइनस f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। तो मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट
कर रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज भी करेंगे। नोट, अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखें कि डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि ये जीरो पर है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, ओके। जब हम इसकी डेरिवेटिव किस पर फाइंड करना चाहें, लिमिट एक्स इक्वल टू यानी एक्स इक्वल टू ए पर अगर हम फाइंड करना चाहें, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास लिख दें, ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको आगे भी यूज करने वाले हैं, आगे हम मेथड्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। सो अगर इस पर ही यूज करना चाहें कि डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पर होगा तो क्या होगा, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने वही लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ प्राइम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ ए, सॉरी मैं ज्यादा लिमिट का ही यूज कर रहा हूं क्योंकि लिमिट हमने ज्यादा पढ़ी है इस वजह से, ओके। सो डिफरेंशिएबल अगर एट एक्स इक्वल टू ए पर होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए शुड बी इक्वल टू, इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा एफ प्राइम ऑफ ए लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जब भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पर, तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस ए पॉइंट पर या गिवन पॉइंट पर, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करेंगे आगे वाले मेथड्स में, ओके। अब एक थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए और ए उसी फंक्शन की डोमेन में है, देन एफ इज अ कंटिन्यूअस एट ए शो दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर कोई भी एफ फंक्शन है, अगर एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। इस थ्योरम का मकसद ये है, ओके। और ये हमें प्रूफ करना है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरी ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। इसका मकसद ये है, ठीक है। अब देखें इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट वी सपोज एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए और ए उसी डोमेन में है। हम ये मान के चलेंगे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी। ये हमने जो पढ़ा अभी फॉर्मूला, तो मैंने लिखा एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ये एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हमने ये माना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मींस ये सेटिस्फाई होगी। नाउ वी प्रूफ दैट एफ इज अ कंटीन्यूअस। अब ये प्रूफ करेंगे हम कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। हमने ये मान के चले हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम प्रूफ करेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर डिफरेंशिएबल हमने माना और कंटीन्यूअस हमने प्रूफ कर दिया तो ये करेक्ट हो जाएगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो वही मैंने लिखा कि नाउ वी प्रूफ दैट एफ इज अ कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो रिकॉल करें लिमिट कंटिन्यूटी वाला लेक्चर कि लिमिट अगर x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो लिमिट x अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब लिमिट की एग्जिस्टेंस की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, तब भी फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो अब हमें यही प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर, यानी लिमिट की एग्जिस्टेंस की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर अगर आ गई तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर डिफरेंशिएबल हमने माना और ये हमने प्रूफ किया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इट मींस इसकी थ्योरम की फर्स्ट साइड प्रूफ हो जाएगी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है। तो हमने ये कंसीडर किया कि लिमिट x अप्रोच टू a f of x माइनस f of a इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमने ये कंसीडर किया कि लिमिट x अप्रोच टू a f of x माइनस f of a ये बराबर है लिमिट x अप्रोच टू a f of x माइनस f of a। ये वही चीज है, बस डिवाइड में मैंने क्या करवा दिया, x माइनस a से डिवाइड भी करवा दिया और x माइनस a से मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ठीक है। तो x माइनस a से मैंने डिवाइड करवा दिया, x माइनस a से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ओके। अब देखिए क्योंकि इन दोनों से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करवा सकता हूं, क्योंकि लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को, x अप्रोच कर रहा है a को, मतलब अगर x अप्रोच कर रहा है a को इट मींस x इज नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर नहीं है। अगर a के बराबर होता तो x माइनस a से मैं डिवाइड नहीं कर सकता था क्योंकि x माइनस a फिर 0 बन जाता और 0 से डिवाइड मैं नहीं करवा सकता था, लेकिन ये अप्रोच कर रहा है a को तो इस वजह से मैं x माइनस a से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करवा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन से जो हमने कंसिडर किया था f of x माइनस f of a, उससे x माइनस a को डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अगर मल्टीप्लाई करवाया तो मैंने इस लिमिट को इसके साथ अलग से लगा दिया, क्योंकि लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो। तो इसके ऊपर मैंने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर मैंने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। तो अब मुझे बताएं कि लिमिट x अप्रोच टू a f of x माइनस f of a डिवाइड बाय x माइनस a, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव, ये f प्राइम ऑफ a को शो कर रहा है ना। तो इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि लिमिट x अप्रोच टू a f of x माइनस f of जो हम मान के चले थे f of x माइनस f of a इज इक्वल्स टू ये f प्राइम ऑफ a, ये f प्राइम ऑफ a, ये किसका फॉर्मूला है, ये f प्राइम ऑफ a का फॉर्मूला है।
ओके, और ये लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है, तो यहाँ पर मैंने ए डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए माइनस ए, क्या बना ए माइनस ए। अब थोड़ा नोट करें, हम ये मान के चले थे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, फिर हमने इसके साथ एक्स माइनस ए को डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, फिर इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये फॉर्मूला बन गया डेरिवेटिव का एफ प्राइम ऑफ ए। सो इसको मैंने एफ प्राइम ऑफ ए में कन्वर्ट किया और यहाँ पर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, सो ये ए माइनस ए बन गया। अब मुझे बताएं कि ए माइनस ए किसके बराबर है, जीरो के, तो इट मीन्स ये पूरी राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर हो गई। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए शुड इक्वल टू ये जीरो के बराबर हो गया। अगर ये जीरो के बराबर है तो इस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, तो इस माइनस एफ ऑफ ए को मैं इस साइड लेकर गया, तो ये हो गया प्लस एफ ऑफ ए। तो इट मींस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो मैंने वही लिखा क्लियर दैट एफ इज अ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब हम ये मान के चले कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इट मींस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। हर कंटिन्यूस फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। इसका फेमस एग्जांपल होता है मॉडुलस फंक्शन, मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये फेमस एग्जांपल होता है मोड ऑफ एक्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज अ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, सो देखिए इसको हम तो प्रूव कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कन्वर्सली मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। अब ये हमें प्रूव करना है। सो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमने एग्जांपल दिया क्योंकि हमें ये प्रूव करना था, शो करना था कि हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स मैंने फंक्शन लिया, एट एक्स इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है। अब यहाँ पर ए मैंने सपोज किया कि ए यहाँ पर जीरो है, हम जीरो पे लेकर ये प्रूव करेंगे। ओके, सो हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स जो फंक्शन है लिमिट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूस होता है, हमने प्रूफ भी किया है कंटिन्यूटी में। सो आप इसको प्रूफ भी करिएगा, ये कंटिन्यूस होगा। वैसे अगर ये थ्योरम आ जाए ना कि इसको प्रूफ करो, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस शो करवाना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि ये कंटिन्यूस है तो मैं इसको आगे प्रूफ कर रहा हूँ। अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर ये हम चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है। ओके, सो मैंने ये लिखा कि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। नाउ चेक डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि अगर कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो मैंने वही लिखा, नाउ चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। सो इसकी पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने चेक करी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पर हमने चेक करनी है। तो यहाँ पर ए की जगह जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जीरो आ गया की जगह, और यहाँ पर भी जीरो, और एफ ऑफ एक्स सेम ही माइनस ए भी क्या आ गया जीरो। अब यहाँ पर पुट ए इक्वल्स टू जीरो, क्या होगा, पुट ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखें ए मैंने जीरो रखा तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ गया जीरो, यहाँ पर ए की जगह आ गया जीरो, यानी लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ जीरो हो गया, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए था तो ए की जगह क्या आ गया जीरो। अब देखें जब ये जीरो माइनस होता है, हमें पता है ना मॉड्यूलस फंक्शन का, हमें पता है जब मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू होती है ना, ये डिपेंड करती है। अगर ये एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है तो इसका आंसर माइनस एक्स आता है, लेकिन मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स तब आती है जब इसका आंसर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो हम एक्स लेंगे, लेकिन अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो हम माइनस एक्स लेते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिट यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो माइनस पे, तो इट मीन जीरो नहीं, जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू, अगर थोड़ी कम वैल्यू होगी तो हम फंक्शन का पार्ट कौन सा लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि एक्स जो है यहाँ पर अप्रोच कर रहा है जीरो माइनस को। तो इस वजह से हम एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स। और इस फंक्शन में जैसे मैं जीरो पुट करूँगा, क्योंकि फिर दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ जीरो चाहिए ना, तो इट मीन्स फंक्शन में जीरो पुट करना है। सो इस एक्स की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अब ये वैल्यू आप रिप्लेस करें, ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो हमने अभी फाइंड किया किसके बराबर था, जीरो के, तो ये जीरो हो गया, डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो था तो ये एक्स बन गया। अब माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गई, माइनस वन के बराबर आ गई। अब इसकी क्या फाइंड करेंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखें राइट हैंड डेरिवेटिव करिए, अगर मैंने ये फॉर्मुला यूज किया राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, तो मैंने लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो प्लस मीन्स इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव ये होगा एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो, क्योंकि मैंने ए को किसके बराबर रखा, जीरो के बराबर, क्योंकि मुझे जीरो पर चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैंने ए को कन्वर्ट कर दिया जीरो में, तो यहाँ पर आ गया जीरो, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा। ओके, अब देखें जब ये जीरो प्लस है तो मैंने क्या बताया, अगर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 प्लस है तो इट मीन 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, अगर 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो हम इसका पार्ट कौन सा लेंगे, x वाला पार्ट लेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन है। ओके, सो हम फंक्शन लेंगे f ऑफ x इक्वल टू x, क्योंकि x 0 प्लस है, और f ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर अगर x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यह डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स f ऑफ 0 0 के बराबर और f ऑफ x किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मैंने लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x की जगह x आ गया माइनस f ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ पर 0 रिप्लेस कर दिया मैंने, डिवाइड में x माइनस 0, सो x माइनस 0 हो गया। अब देखें x माइनस 0 डिवाइड बाई x माइनस 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब चेक करें इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर थी, -1 के बराबर, इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। तो इट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर नहीं है तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो इट मीन्स अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो नॉट द डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस था, मोड ऑफ x फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये थ्योरम हमें यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो नेसेसरी है वो कंटिन्यूस होगा, नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, और ये फंक्शन यही थ्योरम हमें यही चीज़ कहता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसको आप चेक करिएगा, इसको आप खुद से प्रूव करिएगा। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन मॉड्यूलस x लिया है, आप कोई और फंक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई और फंक्शन लेके इस थ्योरम को अगेन आप चेक और प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव का ये मेन थ्योरम हमने समझा। और आगे जो एप्लीकेशन है ना डेरिवेटिव की, उसमें मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा कि यहाँ पर टेंजेंट जो है अगर पैरेलल टू x हो गई, पैरेलल टू y हो गई, तो फिर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम इसे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दिया है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मकसद क्या आता है। कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यूज में भी आता है, कभी कभी डायरेक्टली आपको प्रूफ भी दे दिया जाता है कि बताओ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की बताओ क्या है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें शो करनी होती हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया। अब आने वाले लेक्चर्स में हम डेरिवेटिव के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स पे ही फोकस करेंगे। प्रोडक्ट रूल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो गई, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हो गई, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गई, ये सारे मेथड्स हम कोशिश करेंगे 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, एक वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटली कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, देन लिबनिज़ रूल, डेरिवेटिव का लिबनिज़ मेथड हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम वन बाय वन आस्ते आस्ते करके कवर करेंगे। देन हम हायर डेरिवेटिव को भी इंशाल्लाह टच में रहेंगे। उसके अलावा इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव हो गई, और इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव बाय ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव क्या शो करती है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या शो करती है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।